Welcome, Fox. So, welcome to this 7-day polity challenge in which I will be decoding each and every perspective related to polity and that to very crisp way so that कि वो 15 minutes के tablet के form में वो आपको मिले and you will be able to digest that also. So, let's get started off with day 1 of our 7-day series in which I will be discussing more about the basic stuff that is required while studying polity. So, let's get started. So guys, in the first day itself, we will be firstly discussing about introduction to polity. That is, polity में क्या basic requirements है. और जब हम polity के बारे में discussion कर रहे हैं, so first thing that we have to discuss is about constitution, because constitution is something in which all the rules and regulations are documented. हमारी polity कैसे चलेगी, PM कौन कैसे elect होंगे, president कैसे elect होंगे, वो सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है हमारे constitution में. और जो चीज़ें constitution में लिखी होती हैं उन्हें special protection मिलता है क्योंकि constitution के जितने भी आर्टिकल्स है, सब कुछ है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी हमेशा तैयार रहती है, राइट. सो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिखे होते हैं. ये एक वैसी बुक है जैसे हम लोग अगर कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं तो उस गेम के भी कुछ रूल्स होते हैं. विदाउट रूल्स कोई भी गेम जस्टिफाइबल नहीं रहेगी. अगर सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो और उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो जो भी पावरफुल पर्सन है वो उस चीज़ का बेनिफिट लेगा और हमेशा वही विन करेगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर ऐसा हो कि हम रूल्स बना दें पहले तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे चीटिंग हो पाए. बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे कोई भी जेन्युइन विनर जो होना चाहिए वो ना बन सके. सो दैट्स वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी एस्पिरेशंस लिखी हुई हैं जो कि एज अ सिटीज़न हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जो भी ये डॉक्यूमेंट है वो एस्पिरेशंस दिखाते हैं जो वहाँ के सिटीजन्स एस्पायर करते हैं. हम लोग कॉलोनियल पावर के अंडर थे तो इसलिए हमारी हमेशा से एस्पिरेशन थी, हम फ्रीडम चाहते हैं. हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम एंड ऑल चलता है तो इसलिए हम इक्वालिटी चाहते हैं. तो ये चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखा गया है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. सेकेंड थिंग, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एस्पिरेशंस हैं, जो डिमांड्स हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, इन्हें बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और यही बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक डॉक्ट्राइन जो है वो लिखी गई है. जब मैं उस पर आऊँगी मैं आपको डिस्कस करती हूँ. फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम की फीचर्स की बात करें तो मैंने आपसे पहले बोला है कि जो हमारी एस्पिरेशंस है वो सब इसमें डॉक्यूमेंटेड है. हमारी एस्पिरेशंस बहुत सारी हैं, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि उसको हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ताकि उसका मिसयूज़ बाद में कम हो. जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या वैसे भी कोई भी लॉज या कुछ भी बनता है तो लॉज तोड़ने के लिए तरीके पहले ढूंढ लिए जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो इसलिए उसे और ज़्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट की गई है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है. एंड सेकेंड थिंग इज कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है. बॉर्डर्ड मतलब बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में से लिए गए हैं. रीज़न बहुत सिंपल है, अपने आप गलती करके सीखना इज़ नॉट गुड. अगर किसी और ने गलती की हुई है या किसी और ने कुछ और अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ है और हमें लगता है कि हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उनकी यहाँ पे वो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो वो कंसेप्ट हम अपनी पॉलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया. उन्होंने जो दूसरी कंट्री में जो चीज़ें अच्छे से चल रही थी वो हमारे इंडिया के केस में उसे अप्लाई किया, बट स्मार्टली. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हमारे इधर भी सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, बट इंडियन सेक्युलरिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. वो कैसे है जब हम सेक्युलरिज्म डिस्कस करेंगे आई विल लेट यू नो. बट इनिशियल फेज में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस borrowed है from different countries. These are two perspective. And third perspective related और key feature related to our constitution is हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें, जितने भी हम लोगों ने कंसेप्ट यूज़ किया वो एज़ पर आर नीड किया है. वही मैं आपसे बता रही हूँ, हमने बोरो किया है बट वी हैड बोरोड ऑन आर कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बस सीधा वहाँ से कॉपी पेस्ट किया. सो इट्स नॉट लाइक दैट. देन कम्स हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ठीक है लोगों की एस्पिरेशन थी, बट लोग तो इकट्ठे बैठ के एकदम से सब लोग तो नहीं बैठ के बनाया होगा. तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, कि वो असेंबली जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जितने भी थे वो सब बैठ के उन्होंने डेलिब्रेशन किया था. पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना, फिर उसके एक एक प्रोविजन के ऊपर डेलिब्रेशन हुआ कि क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. तो ये चीज़ आ जाती है. तो ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसे लोगों ने एज सच नहीं चुना था, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंगली नहीं चुना था. अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है
कि जो रूल हो, जैसे आज इंडिया के केस में है कि जो भी इंसान 18 ईयर्स से अबव है इंडियन सिटीज़न, वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, पर उस समय ऐसा नहीं था। आपको पता है कॉलोनियल पावर थी, तो उस केस में जो भी वोटिंग राइट्स थे वो हर किसी के पास नहीं होते थे, उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस रखी गई होती थी कि इतना तुम्हारे पास लैंड होना चाहिए एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें होती थी। तो इसलिए वो यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए थे, बट स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव थी, मतलब हर वर्ग के लोग उसमें इकट्ठे बैठ के उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, इस वजह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना है। एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही मैं आपसे बता रही हूँ कि जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवन मेकिंग में था तो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो गया था, तो डेफिनेटली फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर जो पाकिस्तान में गए थे वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हो गए थे, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स थे वो 299 थे, और फिर ये पूरा डेलिब्रेशन चला और 1949 में फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था नवंबर में उसे एंडोर्स किया गया। बट इस पर ये इन फोर्स जो आया है वो आया है 26 जनवरी 1950 को। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, जस्ट रिवर्ट मी बैक टुवर्ड द मेल दैट आई हैड फॉरवर्डेड टू यू, कि जब हमने नवंबर में कर लिया था तो वाई वी हैड वेटेड फॉर लाइक अप टू द जनवरी पार्ट की 26 जनवरी को ही हम लोग ये करेंगे। आई वॉन्ट योर आंसर रिगार्डिंग दैट, सो रिवर्ट मी बैक कि ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीज़न था, जस्ट सर्च इट आउट, यू विल गेट टू नो। नाउ कम्स प्रीएम्बल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे आप लोग कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें भी क्या होता है, स्टार्टिंग में यू हैव इंडेक्स सो दैट कि पढ़ना ईजी हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा ये चीज़ें इस पॉइंट पे है या इस पेज पे है, हम उधर सीधा डायरेक्ट मूव ऑन कर जाएं। तो वही चीज़ प्रीएम्बल के केस में है। प्रीएम्बल जो है वो एक तरह से इंडेक्स है। इंडेक्स कैसे है, प्रीएम्बल में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो बेसिक वैल्यूज़ है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। आप एक बार प्रीएम्बल पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है प्रीएम्बल। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल इज़ इंपॉर्टेंट नो डाउट, इसमें सारी जितनी भी बेसिक वैल्यूज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर बेसिक स्ट्रक्चर, सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, लेट मी गेट यू टू नो अबाउट इट। एक बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती केस। जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे तो ये केस आप ज़रूर सुनोगे। तो व्हाट्स अबाउट केशवानंद भारती केस, क्या हुआ था आपको पता है कि इंडिया के केस में जिम्मेदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था, तो कुछ लैंडलॉर्ड्स के बाद बहुत ज़्यादा लैंड था और कईयों के पास कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऑल्दो वी हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास राइट था, फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, बट स्टिल जो हमारी गवर्नमेंट थी वो इन चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए उन्होंने लैंड को रेगुलाइज करना शुरू किया। तो केशवानंद भारती जिनके पास बहुत सारा लैंड था, जब उनका भी लैंड उनसे ले लिया गया तो वो गए सुप्रीम कोर्ट में कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट को कर्टेन करता है देन यू हैव राइट टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली। तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने बोला ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो आपने या गवर्नमेंट ने मेरे से ये कैसे ले सकती है, मेरा फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी का तो मेरी प्रॉपर्टी है। पर सुप्रीम कोर्ट सेड कि ठीक है इट्स योर राइट, बट जो गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी है और वेलफेयर स्टेट है, और सेकंड चीज़ क्या है, डीपीएसपी के अंडर भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर भी जो गवर्नमेंट है उसके पास ये राइट है कि वो ये कर सकती है। तो इस केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती की वो तो चलो उनका जो लैंड था वो तो उनके हाथ से चला गया, बट इस पॉइंट पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, और वो दो चीज़ें क्या है, फर्स्ट जो चीज़ थी वो थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपहेल्ड किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या इंश्योर कर रहा है, वेलफेयर स्टेट। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी छेड़ नहीं सकता। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर कल को सपोज गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुछ भी प्रोविजंस ला के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दे, वो नहीं कर सकती अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से भी छेड़ रही है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपहेल्ड की, कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे कोई नहीं छेड़ सकता, कोई नहीं बदल सकता। और सेकंड चीज़ जो वहाँ पे निकली वो ये थी, जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला सुप्रीम कोर्ट को। एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो इंडिया के केस में जो जुडिशरी है उनके पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए, कोई भी लॉ बनाया, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है या किसी जुडिशरी को लगता है कि वो जो लॉ है वो अगेंस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, बट ड्यूरिंग द केशवानंद भारती केस इट वॉज रिवील्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हैव दैट पावर कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब जो भी लेजिस्लेटिव जो भी लॉज वगैरह बना रहे हैं उसे अगर जुडिशरी चाहे तो उसे नल एंड वॉइड
ठहरा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केशवानंद भारती केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट आउटपुट्स निकली, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड जुडिशियल रिव्यू। आई होप you understand these concepts very well. Please revert me back to the mail that you had received in your inbox, that how this chapter or how this whole video was for you. Was it informative? What's your feedback? Just let me know by reverting back. And if you have any query, just revert me back in the mail and I will love to answer that. So till then, bye bye guys. Just do submit or do revert me back the assignment that I had given you during the call, that is 26 January 1950. So I will get back to you tomorrow, day 2 of our challenge. Till then, bye bye guys.